प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में पूर्णांकों को रिकैपिचुलेट करने के बाद अब हम अपने रियल कोर्स में आते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकें जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हों तथा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपने पिछली बार 7th क्लास में भी आपका 9th चैप्टर था परिमेय संख्याएं, तो आपने वहाँ पर भी परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं आप पिछली कक्षाओं में। तो वो संख्याएं क्या होती हैं आपको बताया जा रहा है कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकें, यानी पी अपॉन क्यू यानी भिन्न, एक भिन्न के रूप में लिखी जा सकें अगर वो खुद पहले से भिन्न के रूप में है 2/3, 3/4, ठीक है, जिसका हर और अंश क्या है, पूर्णांक हैं और हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे 3/4 एक ले लो, वो तीन, उसमें ये तीनों बातें फिट बैठ रही हैं कि भिन्न के रूप में भी है, अंश और हर पूर्णांक भी है और उसका हर शून्य नहीं है। तो ऐसी संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस परिभाषा से क्या है, जितनी प्राकृत व पूर्ण संख्याएं वो भी परिमेय संख्याएं हैं। मैंने लिखा है ना नोट, देखिए कैसे। अगर जैसे हमारे पास ये संख्या है जो 2/3 है, ये तो पी अपॉन क्यू है, ये -2/3 है, ये भी पी अपॉन क्यू है ना। इसका -2 पूर्णांक है, इसका 2/-3 है, भी पी अपॉन क्यू है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ये -2, 1, 0 इस टाइप के हैं, तो इन सबको देखो /1 बना सकते हैं, क्योंकि -2 की वैल्यू -2/1 है ना। उसको -2/1 करके वो बनेगा तो 2 ही, लेकिन हमारा काम उसको पी अपॉन क्यू जैसा दिखाना है तो पी अपॉन क्यू भी बन जाएगा वो। यानी जितनी हमने अभी तक की प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ी, जितनी अभी तक पूर्ण संख्या पढ़ी 0, 1, 2, 3, ठीक है, और जितनी पूर्णांक संख्या है, ठीक है, बल्कि हम यहाँ पर प्राकृत व पूर्णांक पूर्ण संख्या लिखी ना, अब यहाँ पर प्राकृत भी लिख देते हैं हम, पूर्णांक भी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर करके पूर्णांक भी, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। हमने खाली ये प्राकृत और पूर्ण लिखा था, ठीक है। तो प्राकृत यानी आपके पास अभी तक हमने जो आपको एक बार बताया था संख्याओं के बारे में, तो प्राकृत संख्याओं का सेट हमारे पास छोटा सेट होता है, वो उससे बड़ा हमारे पास सेट होता है पूर्ण संख्याओं का, उससे बड़ा होता है पूर्णांक संख्याओं का, अब पूर्णांक से बड़ा परिमेय संख्याओं का। यानी इस परिभाषा से सभी प्राकृत, पूर्ण व पूर्णांक संख्याएं भी, ठीक है, प्राकृत, पूर्ण व पूर्णांक संख्या, प्राकृत इसे यहाँ पर कॉमा कर देते हैं, ठीक है, वो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। प्राकृत मिट क्या, पूर्ण व जितनी भी पहले के अंदर संख्या है वो सब परिमेय संख्या है, क्योंकि यानी कहने का मतलब है अभी तक हमने केवल 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, 2, 3 टाइप की संख्या पढ़ी थी। अब उन्हीं के हम ये भिन्न टाइप की संख्या ही पढ़ेंगे, जिसमें ऊपर नीचे दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, 1 + 1 माइनस हो सकता है। ये सब संख्याएं परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास आता है परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्याओं की अद्वितीयता, यूनिकनेस ऑफ रेशनल नंबर, मानक रूप। तो जैसे हमने कहा कि जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं और पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं, यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक होते हैं और हर 0 नहीं, ये 3 कंडीशन लगेंगी तब परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अब ऐसी परिमेय संख्याओं में कुछ एक ऐसी संख्या का हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हमने ये उदाहरण आपको दिया 1/3 बराबर 2/6, 3/9, और ये -/-, बाद में आपको पता है माइनस कट के प्लस हो जाता है, तो 5/15 करके ये भी 1/3 ही आएगा। ये सब की सब संख्या काट के एक दूसरे को अंश हर काट के क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। यानी कहने का मतलब है ये एक तरह से आपकी समतुल्य भिन्न जैसा सवाल है। जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे कि अगर भिन्न के अंश हर में कोई संख्या से कॉमन थी तो उसे ऊपर नीचे भाग करके, ऊपर नीचे काट के हम उसको सरलता रूप में बदलते थे। तो यही क्या कहलाता है, परिमेय संख्याओं का मानक रूप कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये 4 परिमेय संख्या लगने को तो लग रहा है कि 4 अलग अलग परिमेय संख्या हैं, लेकिन देखा जाए तो ये चारों परिमेय संख्याओं को अगर संख्या रेखा पर दिखाया जाएगा, वो केवल एक ही बिंदु से दिखाया जाएगा। यानी हर परिमेय संख्या जो असली काम तो उन्हें परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना है ना उनके, यानी तभी तो वो कुछ एग्जिस्ट करेंगी संख्या रेखा पर उन्हें अगर दिखाया जाएगा। जैसे हम संख्या रेखा पर नंबर लाइन कहते हैं संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पर इतनी परिमेय संख्याओं के लिए जो हमने 4 परिमेय संख्या दी हैं, यहाँ पर हम आगे -6/-24, -6/-18 भी कर सकते थे, 6/+18 भी कर सकते थे, ठीक है।
तो उनके लिए कोई अलग परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी उन सब परिमेय संख्याओं का एक ही परिमेय संख्या बनेगी जो उनका सरलता रूप कहलाएगा। और उस सरलता रूप को उसका अद्वितीय रूप भी कहते हैं या उसका मानक रूप भी कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्याओं की अद्वितीयता। और कहने का मतलब ये हुआ, देखो 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9 बराबर -5/15 आदि तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें संख्या रेखा पर एक अद्वितीय परिमेय संख्या अर्थात इनके सरलता रूप अथवा मानक रूप 1/3 द्वारा निरूपित किया जाएगा। इसे ही परिमेय संख्याओं की अद्वितीयता कहते हैं। यानी अद्वितीयता का मतलब कोई दूसरा नहीं है, यूनिक है वो। अर्थात संख्या रेखा पर प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए पी व क्यू परस्पर सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। अब ये क्या चीज़ है, आपने छोटे क्लासों में पढ़ा है कि अगर अंश और हर में कोई गुणनखंड कॉमन है तो उससे ऊपर नीचे काट के उसको ऐसा बना देते हैं कि अब कोई गुणनखंड ऊपर नीचे कॉमन नहीं रह गया है। तो इस प्रकार के पूर्णांकों में अब एक के अलावा कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये जो मैंने उदाहरण दिए हैं 2/3, तो 2 और 3 ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें अंश और हर में एक के अलावा कोई गुणनखंड कॉमन नहीं। यहाँ -2 और 3 में एक के अलावा एक तो इसलिए होता है क्योंकि एक 1, वो एक का मतलब 1 का भागा सब में जाता है। ठीक है, यही -2 इनको मैं कह रहा हूँ P/Q बनाएंगे तो -2 को -2/1 भी बनाएंगे तो फिर उसका भाग उसमें ऊपर नीचे एक ही का भाग जाएगा। 4 को 4/1 भी बनाएंगे तो उसका भाग P/1 अंश और हर में केवल एक का भाग जाएगा। तो कहने का मतलब है या तो कुछ तो परिमेय संख्या खुद ही इस रूप में होती हैं जो ऐसे P/Q के रूप। अब P/Q तो हम समझ गए 3 कंडीशन होती हैं कि P/Q हो और P/Q पूर्णांक हो और Q0 न हो। लेकिन उसके अलावा आगे की बात अगर करें तो कुछ परिमेय संख्या तो खुद ही इस रूप में होती हैं कि वो P और Q में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, या कोई गुणनखंड अगर कॉमन होता भी है जैसे 2/6 में 3/9 में तो उन्हें काट के सरलता रूप में दिखा दिया जाता है। यानी संख्या रेखा पर तो तभी दिखाया जाएगा जब उनको सरलता रूप में बदला जाएगा। यानी संख्या रेखा पर उस परिमेय संख्या के अंश और हर में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, यानी उसके अंश और हर क्या होंगे, परस्पर सहभाज्य पूर्णांक होंगे, क्योंकि उनमें कोई गुणनखंड कॉमन। ऐसी संख्याएं जिनमें कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 और 9 है तो 4 और 9 में देखना, भले 4 भी भाज्य संख्या है 9 भी भाज्य संख्या है। 4 के गुणनखंड 2, 3, 1 और 2 होते हैं। ठीक है, एक तो सभी का गुणनखंड है, एक तो कहने की जरूरत नहीं है। 2 और 4 उसके गुणनखंड हैं, 1, 2, 4 होते हैं तो 2 और 4 गुणनखंड हो गए। 9 के 1, 3 और 9 गुणनखंड हो गए। लेकिन देखा जाए तो उसके गुणनखंड 3 और 9 हैं, उसके 2 और 4 हैं, केवल एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड इनमें कॉमन नहीं है। तो यानी 4 भी भाज्य है और 9 भी भाज्य है, न 4 भाज्य है न 9 भाज्य है, लेकिन 4 और गुणनखंड परस्पर सहभाज्य है। ठीक है, एक होता है अभाज्य, एक होता है सहभाज्य। समझिए सहभाज्य का मतलब, अब देखिए जैसे 2 अभाज्य संख्या हैं 3 और 5, तो 2 अभाज्य संख्याएं तो खुद परस्पर सहभाज्य होती हैं। 3/5 तो खुद ही 3 और 5 अभाज्य संख्या है। 3/7 वो खुद ही अभाज्य सहभाज्य होगा। यानी जब 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं तो वो तो परस्पर आपस में मिला दिया जाए तो सहभाज्य ऑटोमेटिक बन जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको 4 और 9 का उदाहरण दिया तो वो तो इंडिविजुअल तो अलग अलग तो भाज्य हैं, लेकिन अगर उनको मिलाया जाए तो वो परस्पर सहभाज्य होती हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं बन जाती हैं काट के। ठीक है, या तो वो खुद ही ऐसी परिमेय संख्या खुद ही ऐसे रूप में होगी कि उसके अंश और हर में कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, या उसे काट के ऐसा बनाया जाएगा कि वो सरलता रूप में बदल जाए, तब उसको परिमेय संख्या रेखा पर दिखाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, आपने इनको आगे याद रखना है। इस कंसेप्ट का यूज करके हम कक्षा 10th क्लास में जाते हैं तो हम किसी संख्या को अगर अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो यानी वो उसमें ये वाला नियम फिट नहीं बैठता है कि सहभाज्य होने वाला, उसमें सहभाज्य नहीं, ऊपर उसमें अंश और हर में गुणनखंड कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो उस बारे में आपको तो अभी से जानकारी होगी तो वहाँ पर फायदा होगा आपको। तो ये हमारी है परिमेय संख्याओं की अद्वितीयता। ठीक हो गया, तो अब इस बेस पर हम प्रश्नावली 1.1 को करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में हमने कुछ प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहला हमारा प्रश्न यहीं पर है। ठीक है, ये मैंने यहीं पर उतार भी रखा है। -2/3 गुणा 3/5 धन 5/2 -3/5 गुणा 1/6। ये आप ध्यान दीजिए कि प्लस माइनस क्या होते हैं, पदों को अलग करते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक एक है। ठीक है, आपने ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है। ठीक है बच्चों, ये आपने ऐसा समझना है कि ये एक पद है, ये एक पद है, एक पद है। तो इनमें सब ऐसे सवालों में क्या होता है, हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि
इसमें ऐसे ऑब्जर्व करते हैं कि कोई मतलब कोई पद किसी पद में कोई गुणखंड कॉमन तो नहीं है। जैसे इस पद में ये गुणा ये है तो इसके दो गुणखंड हैं। अब इसमें ये दो हैं तो ये वाला पद ये दो गुणा के रूप में लिखा है। यानी प्लस माइनस तो पद को अलग करते हैं, गुणा से पद अलग नहीं होते हैं, गुणा से पद एक होता है। ठीक है, अभी आगे आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक पद है, एक पद है। आप देख रहे हैं 3/5 इसमें भी कॉमन है, 3/5 इसमें भी कॉमन है। तो जब 3/5 हाँ इसमें भी है इसमें भी है, तब कोई दो पदों में 3/5 अगर होता है तो उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। वो हमारे पास एक वितरण नियम होता है। मैं आपको बताऊँ, देखो ये जैसे हमारे पास a गुणा b धन a गुणा c है, तो a बाहर लेके उसके अंदर b धन c ले लेते हैं। और ये न केवल प्लस के लिए होता है बल्कि माइनस के लिए भी होता है। मैंने प्लस माइनस कर रखा है। अगर बीच में माइनस है तो बीच में अगर माइनस है और एक बार ए बी को कर रहा है, एक बार ए सी को कर रहा है, तो ए को बाहर कॉमन ले लेते हैं, समझ लो। तो कॉमन लेके यहाँ बी बच गया, यहाँ सी बच गया। ठीक है, तो ऐसे तो कॉमन लेने के लिए साथ साथ, जब ये साथ साथ है तभी तो हमने कॉमन लिया। तो इसलिए हम यानी इन दोनों में हम क्या करेंगे, 3/5 को कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन लेने के लिए साथ साथ भी तो होने चाहिए। तो उस वितरण नियम, तो इसको कहेंगे कॉमन लेने को। तो वितरण नियम से पहले एक और नियम लगाएंगे जिससे ये साथ साथ हो जाए, यानी इनको आगे पीछे पलट सकते हैं। तो एक हमारे पास और नियम होता है कि अगर हम इस पद में इस पद को जोड़ रहे हैं और इस पद को चाहे जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, है ना, चाहे ए में बी को जोड़ रहे हैं, यानी ये समझ लो कि ये पूरा ए है, ये इतना बी है, इतना सी है, तो ए में बी को जोड़ें और सी को जोड़ें, या ए बार ए और बी को जोड़ रहे हैं फिर सी को जोड़, मतलब आगे पीछे इन तीनों को किसी को भी जोड़ रहे हैं तो मान समान होता है। यानी कहने का मतलब है ए में इसको जोड़ के हम इसमें जोड़ रहे हैं, या ए में इसको जोड़ के इसको जोड़ रहे हैं, यानी कहने का मतलब इस दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे इतना ये माइनस है, इतना प्लस है, माइनस है, तो वो नियम देखिए, ये नियम होता है वो ए प्लस बी में अगर सी को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी होता, ठीक है, तो ए को बाहर निकाल के बी माइनस सी भी हो सकता था। ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर हिंट दिया, देखो अगर 5 धन 3 धन 2 है, तब तो देखो इधर का दोनों साइड से देखो, इधर से तो इसका मान यहाँ से देखो, इस ब्रैकेट में मतलब 3 और 2 को ब्रैकेट में रखने का मतलब है पहले 3 2 को जोड़ा तो 3 2 5 और 5 5 हो गए 10। अब 5 और 3 को ब्रैकेट में कर, 5 और 3 को पहले सॉल्व कर दिया, 5 3 8 और 10। अब अगर हम इसको 1 + 1 माना बनाते हैं, देखो यानी 5 को अलग कर दिया, 3 2 के बदले 3 - 2 कर दिया, तो यानी 3 और 2 के घटाओ में 5 को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से 1 मिला, 1 और 5 6, यहाँ 5 और 3 के योग में 2 को घटाया तो 5 3 8 ऋण 2 6। और अभी इसमें से देखो मैं ऐसा भी कर सकता था, देखो कोई जोड़ी थोड़ी कि 5 में 3 जोड़ के मैं 2 को मिलाऊं, जैसे मैं कह रहा हूँ आगे कर लो, यानी 5 में 3 जोड़ के जो 2 का मान है, ये इधर वाले 2 को ही इधर ले आया मैं, देखो इस वाले में, ये तीसरे नंबर का जो है ना उसको पहले वाले के बीच में ला गया। ये 5 धन 3 - 2 को मैंने चाहे इसको ऐसे लिखा चाहे ऐसे लिखा, 5 - 2, यानी वो -2 वाले को इधर आगे बीच में कर दिया, ये वाले को पीछे कर दिया, ये समझ लीजिए। वो तीसरे नंबर वाला, ये तीसरे नंबर वाला यहाँ बीच में आ गया और ये दूसरे नंबर वाला तीसरे में चले गया, देखो ये काम करा, तीसरे नंबर वाला पद पूरा यहाँ आ गया, यहाँ का ये कर सकते हैं। तो ये पूरे इस नियम को कहते हैं एसोसिएटिविटी, साहचर्य नियम। ठीक है बच्चों, तो इस अंग से आप समझ सकते हैं। तो वो साहचर्य नियम करने से वो पास आ जाते हैं, उसके बाद में वितरण नियम लगा सकते हैं। तो पहले साहचर्य नियम लगता है फिर वितरण नियम लगता है। तो ये आपने समझना है, इसमें 2 प्रश्न हैं तो इन पर ऐसा नियम लगना है, बस यही ट्रिक है इन प्रश्नों की। तो आप और गुणा से पदों को एक साथ करना है, पदों से प्लस माइनस से पदों को अलग करना है। तो यानी इस पद में और इस पद को नजदीक लागे। अब यानी अगले स्टेप में क्या बन गया, ये तो सवाल ही है हमारे पास, -2/3 गुणा 3/5 ये है, और ये -3/5 गुणा 1/6 वाला इधर आ गया, और धन 5 जो पीछे चले गया। अब बच्चों इन दोनों पदों में, हाँ अभी आप ये कहोगे कि नियम तो हमने आपको ये केवल ये बी और सी के लिए बताया, और उसमें भी केवल एक प्लस और एक माइनस के लिए बताया, मतलब बीच में यहाँ प्लस है। लेकिन ये नियम कोई जोड़ी नहीं है कि ये बीच में ही प्लस माइनस हो, ऐसा हो सकता है ये आगे भी माइनस प्लस माइनस हो सकता है। मतलब ये बीच में प्लस माइनस का मतलब ये है, ये मैंने बोला ना, बीच का प्लस माइनस देखा जाए सी का चिन्ह का काम भी कर रहा है। ये समझ लो कि ये अगर बीच में प्लस है तो सी का चिन्ह प्लस है, बीच में माइनस है तो सी का चिन्ह माइनस है। तो बीच में सी का चिन्ह प्लस होगा तो बाद में जो एक सी के साथ गुणा हो रहा है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, तो सी का चिन्ह माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। लेकिन ये देखा अभी ये आगे वाला तो हमेशा प्लस ही थोड़ी रहेगा। यानी कहने का मतलब है हमने बी वाले में से ए कॉमन लिया, सी वाले में से ए कॉमन लिया, और चिन्ह कुछ भी हो सकते हैं। चिन्ह जैसे यहाँ प्लस माइनस हो सकता है तो यहाँ भी प्लस माइनस हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ये पूरा इधर की चीज़ क्या हो सकती है, -a गुणा बी -a गुणा सी। समझ रहे हैं आप? पहले तो हमने बेसिक नियम आपको बताया है कि a गुणा बी धन a गुणा, मतलब ये a गुणा बी तो समझ लो कि एक पद है, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है a गुणा सी एक पद है, तो a गुणा बी और a गुणा सी एक पद तो है,
तो एक पद में से एक पद में से एक बार ए कॉमन लेना है और एक दूसरे वाले पद में से एक बार ए कॉमन लेना है, तो बी और सी बचेंगे, तो हमने कह ही दिया। लेकिन ये ए गुणा बी और ए गुणा सी को जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्लस हों, ये दोनों ही प्लस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस हो सकता है, दोनों ही माइनस हो सकते हैं। अगर दोनों ही प्लस होंगे तो ए बाहर आएगा, अंदर बी भी प्लस सी भी प्लस। अगर अगर एक बी प्लस है और सी माइनस है, फिर भी ए ही कॉमन आएगा, बी प्लस और बीच में सी माइनस। अगर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, पहला पद यहाँ भी, मैंने कहा ना प्लस माइनस अलग करते हैं, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या होगा, तब भी कॉमन तो यही ने आना है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा, माइनस बी माइनस सी। समझ रहे हैं बच्चों? मैंने पिछली बार आपको जब कुछ नियम पढ़ाए थे पूर्णांकों के, तो मैंने एक आपको संक्षिप्त नियम बताया था, उसके बाद मैंने कहा उसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, नियम छोटा होता है उसको जनरलाइज, तो नियम तो सिर्फ हमारे पास इतने के लिए, बल्कि असली नियम तो माइनस के लिए भी नहीं है, असली नियम तो केवल प्लस के लिए, ए गुणा बी प्लस, यानी उसमें तीनों प्लस होते हैं। ठीक है, लेकिन अब उस नियम से अगर यहाँ बी और सी प्लस हो रहे हैं और गुणा करने वाला भी प्लस है, तो ये नियम को ए गुणा बी धन ए गुणा सी होता है। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, नियम अगर हमको नियम के दो साइड होते हैं, कभी हमको इस साइड को इस साइड में बदलना पड़ सकता है, कभी इस साइड को, हमारे दिमाग में दोनों साइड दिमाग में रहनी चाहिए नियम की। तो सवाल में अगर कभी इस टाइप का सवाल है नियम के दाहिनी साइड का, तो उसको बाएं पक्ष में बदलेंगे, बाएं टाइप का बनाएंगे, मतलब सवाल अगर बाएं टाइप का है नियम का, तो उसको दाएं टाइप में बदल के आंसर निकलेगा, और दाएं टाइप का है तो बाएं टाइप का बदल के आंसर निकलेगा। और मूल नियम तो केवल प्लस के लिए है, लेकिन असली नियम में क्या हो सकता है, ये बी और सी दोनों माइनस भी हो सकते हैं, तीसरा ए भी मान सकता है। ठीक है, तभी तीसरा माइनस हुआ होगा, तो वही नियम, जैसे ए गुणा बी है तो वहाँ माइनस ए गुणा माइनस बी, वहाँ माइनस ए गुणा माइनस सी। और बल्कि एक चीज़ और भी, एक तो ये तो प्लस माइनस में जनरलाइज हुआ, और एक जैसे बी और सी के लिए नियम है तो तीन के लिए भी होता है। अगर ये बी धन सी धन डी होता, तो यहाँ भी ए गुणा बी धन ए गुणा सी धन ए गुणा डी, जैसे मैंने कहा था दो पूर्णांकों के लिए नियम, बाकी तीन के लिए भी लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप की ये सब चीज़ें आपने समझनी है कि कैसे ये नियम लगता है। ठीक है, पूर्णांकों साचरण नियम, वितरण नियम, तो ये नियमों का यूज करके, तो इसलिए मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, जब आपने इसको यहाँ अगल बगल का, इसको यहाँ लागे इसको और इसको यहाँ भेज दिया, तो आपने देखा है ये ए गुणा बी का काम कर रहा है, ये ए गुणा सी का काम कर रहा है, ये दोनों में कॉमन हाँ रहा। इसको अब वो ए गुणा बी और ए गुणा सी में भी देखो, ये इसमें ए पीछे की तरफ है, इसमें ए आगे की तरफ है, ये भी समझ लो आप, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ ए गुणा बी और ए गुणा सी लिखा है, तो इनको भी कहीं एक जगह पर ए गुणा बी लिख देगा और यहाँ पर सी गुणा ए लिख देगा। ठीक है, तो क्या ए गुणा सी को सी गुणा ए नहीं लिख सकते हैं? तो अब आपको हमेशा ऐसा रेडीमेड नहीं मिलेगा कि ए गुणा बी धन ए गुणा सी, आपको सिर्फ यही मैंने बोला कि इनके चिन्ह बदल सकते हैं और इनको भी आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ तो सब में एक समान है, इतनी बातें मैंने बताई हैं कि ए कॉमन है। तो यहाँ ए गुणा बी कह रहा है और वहाँ सी गुणा ए भी कह रहा है, तो ए कॉमन है, तो यहाँ बी को छोड़ देंगे, वहाँ बाद में सी को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ बी को कॉमन लेंगे तो इसका उत्तर ऐसा बनाएंगे, तो बी को छोड़ देंगे और सी को छोड़ देंगे, और बाकी चिन्ह के साथ दो जो इसमें चिन्ह बचे हैं, जैसे मैंने कहा आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें प्लस बचा है माइनस बचा है, तो सबके लिए होगा वो नियम। ठीक है, अगर बाय द वे इस पूरे वाले पर भी माइनस है, इस पूरे वाले पर माइनस है, तो ए को बाहर लेने के बाद ये बी पर भी माइनस बचा रहेगा, सी पर माइनस बचा रहेगा, ये वाली बात है। ठीक है, इतने वाले पर प्लस और इतने वाले पर माइनस है, तो ये बाहर कॉमन लेने का वाला इसमें प्लस बचा रहेगा, इसमें माइनस बचा रहेगा, या ये दोनों यहाँ पर दोनों प्लस हैं तो ये दोनों पर प्लस बचा रहेगा। तो इस बात को मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था, तो अब आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर इसको हमने यहाँ ला गए और इस वाले पद को पीछे ला गए, तो ये -3/5 गुणा 1/6 को यहाँ ला गए, तो अब देखो इसमें ये तो ये कॉमन आ जाएगा, 3/5 को बाहर आ गया, तो अंदर वाले इसमें क्या बचा, मैंने कहा चिन्ह से जो बचता है, इसमें बच गया -2/3, और इसका 3/5 बाहर आ गया, तो ये माइनस इस पर लग गया ना पूरा, तो -1/6 से बच गया। ठीक है, मुझे इतनी सी बात बताने के लिए इतना बोलना पड़ा। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को, तो +5/2। ठीक है, अब उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ ब्रैकेट के अंदर आती है, तो ये फिर सॉल्व हो जाती है। जैसे वही वाली बात, जैसे आपने फ्रैक्शन को सॉल्व करना, भिन्न को सॉल्व करना सीखा है, तो अगर ये दोनों प्लस होते तो तब भी तो 3 और 6 का लॉस ही लेते, और अभी ये दोनों माइनस है तब भी 3 और 6 का लॉस तो ले रहे हैं। ये हुआ सामान्यीकरण, यानी हमने तो खाली 2/3 में 1/6 जोड़ना सीखा है, लेकिन अब वही अगर माइनस के लिए है तो नियम तो क्या है भाई, जैसे ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 ऊपर करते हैं, भाग देते हैं, फिर ऊपर गुणा करते हैं, 6 कम 6, 6 1 कम 1, तो वो प्लस माइनस के नियम से, गुणा के नियम से, जब 3 दूनी 6 होगा तो 2 ऊपर वाले -2 को गुणा कर तो माइनस का 4 ही तो बनेगा। 1 से गुणा करें, 1 से भाग देंगे, 6 का भागा 1 में देंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1, यानी हमें -4 -1 बना। जब यहाँ माइनस है माइनस, अगर प्लस का होता तो 4 और 1 से, मैंने पिछली बार पूर्णांकों में बताया था, अगर 4 भी प्लस का 1 भी प्लस का तो प्लस का 5, 4 ही माइनस का 1 माइनस का तो माइनस का 5, कुल मिला के इसकी वैल्यू -5 हो जाएगी। ठीक है,
-5/6, तो उसको अगले स्टेप में लिखेंगे और ये बाहर से ऐसे रहता है। तो देखा, तो 3/5 ये माइनस, और हाँ इसके बाहर से जैसे मैंने ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले रखा है तो चाहता तो मैं यहाँ पर गुणा कर दूँ, यानी जब बाद में पूरा सॉल्व होकर एक बन जाएगा। अभी कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो अंदर की चीज़ होती है उसको पहले सॉल्व करेंगे, जब उसका फिर एक ही बन जाएगा तो उसे गुणा कर देंगे, क्योंकि कॉमन का मतलब गुणा, कॉमन का मतलब भाग दिया है, और यानी भाग दे के इतनी इतनी चीज़ आपने बाहर निकाल ली, तो इसका मतलब ये चीज़ अंदर की चीज़ को गुणा कर रही है। तो यानी इसका जो सॉल्व करके आएगा -5/6, देखो तो उसको 3/5 से गुणा करके दिखा दिया। ठीक है, अब और आप कहोगे मैंने ये वाला चिन्ह लगा दिया, चाहे ये ब्रैकेट ही है, ब्रैकेट तो चीज़ों को अलग करने के लिए होता है, चाहे ऐसे ब्रैकेट लगाओ चाहे वैसे ब्रैकेट लगाओ। तो ये तो बन गया 3/5 गुणा -5/6, और इतने पीछे का ये अलग रह गया। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि देखो ये अंश और हर में कुछ कटने वाला होता है, यानी मैंने बोला ये ऊपर की चीज़ है, ये नीचे की चीज़ है। ठीक है, तो ये वैसे भी ये प्लस वाले को तो लास्ट में सॉल्व करते हैं, पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होता है ना बोर्ड मास के में। तो जैसे ये 3 से यहाँ कट के 2 बार और 5 से कट के 1 बार, तो 5 से ऊपर कटेगा तो 1, और 3 से 6 कटेगा तो 2, तो 1/2 और माइनस का -1/2, तो -1/2 धन 5/2, ये 5/2 इधर से है। अब ये वही वाली चीज़ हो गई, दोनों में 2 कॉमन आ गया, दोनों का हर समान आ गया, तो नीचे हर में 2 आ गया, ऊपर -1 धन 5, तो -1 धन 5 पिछली बार आपको पूर्णांक, इसीलिए मैंने पिछली बार आपको पूरा पूर्णांक के बारे में बताया था कि जहाँ पर अगर आप 5 और 1 मिल रहे हैं, अगर 5 और 1 दोनों प्लस हैं तो आप उसका मान प्लस का 6 लिखेंगे, 5 और 1 दोनों माइनस हैं तो उसका मान माइनस का 6 लिखेंगे। 1 + 1 माइनस है तो कभी 6 नहीं मिल सकता है, 5 और 1 से या तो 6 मिलता है या 4 मिलता है। 6 भी 2 प्रकार का मिलता है, प्लस का 6 माइनस का 6, मैंने बता दिया। आप प्लस का 4 कब मिलेगा, जब प्लस वाला प्लस का बड़े वाले पर प्लस का चिन्ह, यहाँ 5 पर बड़े का प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब इसका उत्तर प्लस का 4 आएगा। अगर 5 माइनस का और 1 प्लस का होता, ठीक है, चाहे वो आगे पीछे कैसे भी लिखे, मैंने कहा ना 4 के फिर 8 के भी बनते थे, तो उत्तर उनका कटेगा ही, क्योंकि 1 प्लस माइनस कभी 6 नहीं बना सकते हैं। तो तब भी दिमाग में हमने 4 ही करना है, लेकिन 5 पर अगर माइनस, बड़ी संख्या पर अगर माइनस का चिन्ह है तो उत्तर माइनस का 4 आएगा। यहाँ बड़ी संख्या पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 4, यानी ऊपर का 4 बन गया, नीचे का तो 4/2 का उत्तर 2 हो गया। समझ गया आप कैसे कॉमन लिया, पहले इसको यहाँ लाए, फिर इसको यहाँ लाए, फिर इस वाली को यहाँ पीछे ले गया, फिर इन दो पदों में कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के जो अंदर है उसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके जब वो एक ही बन गया उसके यहाँ गुणा कर लिया, फिर लास्ट वाले के साथ उसको लास्ट में प्लस वाले के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही इसमें दूसरा प्रश्न है, देखिए मान निकालना है इसमें भी, 2/5 गुणा -3/7, ये -1/6 गुणा 3/2, एक धन 1/14 गुणा 2/, इसमें देखो मैंने बोला ना गुणा से, यानी प्लस माइनस से पद अलग होंगे, यानी यहाँ पर से पद अलग होंगे, यानी इतना देखो ये प्लस माइनस क्या काम करता है, एक कनेक्टर का काम करता है। देखो मैंने बोला प्लस माइनस से पद अलग होते हैं, यानी ये प्लस माइनस से पदों को अलग भी कर रहे हैं समझ लो, और या ये माइनस ये जो इसके साथ लगा होता है, जैसे ये इसके साथ लगा है तो ये -1/6 का साइन भी है, यानी ये -1/6 माइनस वाला साइन इस वाले पद का साइन भी है, ये 1/6 से लेकर 3/2 का, इसका साइन का काम भी कर रहा है, पद को अलग भी कर रहा है, डबल काम कर रहा है। यानी जब हम 1/6 में कुछ काम करेंगे, कॉमन लेंगे, गुणा करेंगे या प्लस माइनस का नियम लगाएंगे, तो ये माइनस का चिन्ह इस वाले पद का माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस वाले पद का माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये प्लस वाला चिन्ह इस वाले पद का माना जाएगा, और चीज़ों पदों को अलग भी कर रहा है, यानी सॉल्व हमने इतने को इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ करना है। ठीक है, अब इसमें भी वही देखेंगे, हम सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो कॉमन लेने के लिए वितरण में नियम में होता है, लेकिन पहले कॉमन पे नज़र मारेंगे, और कॉमन लेने और जिन जिन पदों में कॉमन मिल जाएगा उनको नजदीक लाने के लिए उससे पहले साचिल लगा देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है। ठीक है, भले इसमें आगे की तरफ लिख रखा है, इसमें पीछे की तरफ लिख रखा है। ठीक है, ये भी एक क्रम विनिमय नियम होता है कि अगर a गुणा b को b गुणा, जैसे 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2 होता है, यानी इसको 1/14 गुणा 2/5 लिखो या 2/5 गुणा 1/14 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, हमने तो ये देखना है कि 2/5 होना चाहिए, और वो 2/5 अगर इसके बाहर से माइनस भी लगा होता तो 2/5 बाहर लेने के बाद इसमें माइनस का 1/14 छूट जाता। ठीक है, अब लेकिन इसमें पूरा प्लस ही है तो 2/5 कॉमन तो फिर भी लेंगे, माइनस बाकी वाले में माइनस बचा तो माइनस छूट जाएगा, बाकी वाले में प्लस बचा तो प्लस छूट जाएगा। यानी अगर 2/5 वाले को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/14 बनेगा, और इसमें 2/5 है, इसके साथ तो खुद ही माइनस है -3/7, तो इनकी जब जुड़ी तो हुई लास्ट में ये यहाँ कॉमन आया ना, तो इसमें तो पहले वाले में तो -3/7 बचा है और दूसरे वाले में 1/14 बचा है, और ये वाले पद को मैंने पीछे खिसका दिया था, मैंने 1/6 गुणा 3/2। ठीक है, हाँ, तो आपका ये हो गया साहचर्य नियम। ठीक है बच्चों,
तो हमने क्या कर दिया, देखो इसके साथ हमने 2/5 वालों को यहाँ पिछला गए ना इस पद को, तो कॉमन लेने में वितरण नियम कहते हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ला गए और इसको पीछे खिसका दिया, तो ये तो हो गया साचरण नियम। और जब साचरण नियम यहाँ पर लग गया साचरण नियम, तो अब उसमें से फिर कॉमन ले लेते हैं। तो हाँ, कॉमन लेने को कहते हैं वितरण नियम। यहाँ पर लिखा नहीं है ना मैंने वितरण नियम, वहाँ तो लिखा है मैंने वितरण नियम, हाँ यहाँ पर मैं ज़रा भूल गया लिखना। तो इसके नीचे हम ये बोल देंगे, ये तो है साचरण नियम। कहाँ पर है साचरण नियम, हमने कहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, ठीक है। और वितरण नियम कहाँ पर लगाया, वैसे तीर लगा देता हूँ, मेरा नीचे हो गया हो, यहाँ पर लगाया हमने वितरण नियम, वितरण नियम, ठीक है। हमें लिखना भूल गया था यहाँ पर, ठीक है। नहीं भी लिख तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब अच्छा रहता है इससे, मतलब इससे एग्जामिनर को पता लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपने किस नियम से किया, ठीक है बच्चों। तो देख लिया आपने, मैंने इसको ऐसे करके रख दिया। तो इस स्टेप से मैंने इस स्टेप में देखो, ये आगे की चीज़ को इधर, इधर की चीज़ को इधर कर दिया, तो ये मैंने साचरण नियम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जब साचरण नियम लग गया तो उस वाली लाइन में फिर वितरण नियम लगाने में देखो, ये इतना एक है और इतना एक है, 2/5 वाले को पास पास ला गया ना, तो अब 2/5 बाहर आके -3/7 बच गया और 1/14 बच गया, यानी इससे वितरण कहते हैं, इसे बांटना कहते हैं ना। यानी कहने का मतलब है, ये अगर ये इन दोनों के योगफल या गुणफल पर अगर गुणा हो रहा है तो ये दोनों पर बढ़ जाता है। देखा जाए ये असली नियम में ये वाला बाईं तरफ होता है, ये दाईं तरफ होता है, लेकिन मैंने चूंकि बोला सवाल में क्या होता है, सवाल में बाएं वाले को कभी दाएं करना पड़ता है, दाएं वाले को बाएं करना पड़ता है। यहाँ तो विशेषकर आप दाएं वाले से बायां ही कर रहे हो, ये यहाँ हमेशा आपको इस टाइप का मिल रहा है सवाल ही, खुला वाला ए गुणा बी ए गुणा सी वाला मिल रहा है, इसमें ऐसा वाला बना रहे हो। यानी यहाँ जो हम सवाल बना रहे हैं उस वितरण नियम के दाहिने साइड से बाएं टाइप का बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें दोनों प्रकार से आना चाहिए, ठीक है। उसके भी वितरण नियम कहेंगे, उसे वितरण, यानी दाएं प्रकार में खुल रहा है ये गुणा ये है, तो बाएं पक्ष में कॉमन ले रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, बड़े से छोटा बना रहे हैं, है ना। तो वितरण नियम है ये। तो इसको बाहर कॉमन लेने के बाद अंदर ये हो गया, अंदर का ये हो गया। अब देखो अंदर का पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला कि 7 और 14 का एलसीएम ले लिया 14, तो 7 दूनी 14, 2 3 6, माइनस का 6 हो गया। 14 का भागा 14 में 14 का एकम 14, एक को ऊपर गुणा किया, एक एकम 1, ठीक है। तो ये चीज़ अंदर की होगी। और इसका देखो वहाँ पर तो पिछली बार उसमें लास्ट केवल 5.2 था, उसका कोई सिंगल था तो उसको तब लास्ट में सॉल्व किया, लेकिन लास्ट में उसको भी सॉल्व करने से पहले जैसे वो भी कुछ अपने आपस में, वो तो डबल है ना इस बार तो 2 पद हैं उसमें, तो कुछ और छोटा बनेगा ना, वो काट कुट के बाहर होगा तो लास्ट में उसका काम। तो जैसे उसमें खुद अपने आप में 2 पद है, तो 1/6 3/2 में अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते, कोई 3 और 6 कट रहा है ऊपर नीचे, ऊपर की कोई भी अंक से, यानी ये वाला इसको काट सकता है तो काटेंगे, ये वाला इसको काट सकता है काटेंगे, ये वाला इसको काट सकता है काटेंगे। तो ताकि छोटा बनाएंगे तो यहाँ 3 इसको काटेगा, 3 दूनी 6, तो नीचे का 4 हो गई, यानी माइनस का 1/4। तो अब ये लास्ट में जब इधर का पूरा सॉल्व हो जाएगा, यानी अंदर का सॉल्व होगा, फिर बाहर वाले का गुणा होगा, जैसे हमने यहाँ करा था ही, अंदर का पूरा सॉल्व होके जब यहाँ -5/6 हो गया था, तो इसके साथ गुणा भाग करके काट कूट के जब 1 बना था, तब लास्ट वाले के साथ क्या था, तो ये काम यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ लेकिन बाद वाला का वो भी 1 ही बन गया है, -1/4। अंदर का क्या बना सॉल्व, देखो ब्रैकेट के अंदर 7 दूनी 14, 2 3 6, 14 कम 14 कम 1, तो -6 और +1 से हमेशा कटेगा, 7 नहीं बनेगा तो 5 ही बनेगा, और वही माइनस का, क्योंकि बड़े वाले पर माइनस है, तो माइनस का 5/14 और बाहर से 2/5 है, ठीक है। अब जब कभी ऐसा होता है ना, जैसे यहाँ पर ये वाला आ गया, मैं चाहता है इसको 3 पंजे 15 ऊपर की चीज गुणा, 3 पंजे 15, 5 6 के 30, ये भी कर सकता था, बाद में 15 से 30 करता तो 15 दूनी 30। लेकिन बच्चों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, गुणा करके भाग कभी नहीं करना चाहिए, भाग करके गुणा करना चाहिए, क्योंकि गुणा करके आपने इतना बड़ा बना दिया 15, फिर इसको उतना गुणा करके 30 बना दिया, फिर इतना काटना पड़ रहा 15 दूनी। तो पहले अगर छोटा काट दो, यानी काटना वाला भागा देना, यानी काट के गुणा करना चाहिए, न कि गुणा करके काटना। ये आप हमेशा काटने में नियम सीखिए। तो यानी अगर मैं चाहता यहाँ पर 5 दूनी 10 और 4 पंजे 70, तो 10 7 70 कर सकता था, यहाँ पर चिन्ह तो रहेगा ही, लेकिन ये नहीं करना है। जब पहले छोटा काम है, पहले काट के छोटा करना, यानी काट के गुणा, काट मतलब भाग दे के गुणा करना है, न कि गुणा दे के भाग करना है। और भाग दे के गुणा का मतलब भागना क्या कहते हैं, भाग देना मतलब काटना कहते हैं। तो 5 से 5 काटा, ठीक है। ये 10 भी होता ना, 5 से 5 पूरा नहीं भी कट रहा होता, कुछ भी कट रहा होता, तब भी काटता ही मैं पहले, गुणा बाद में करता। अब यहाँ पूरा ही कट गया 5 से 5, जैसे वहाँ कट गया था, तो यानी ये -1 बराबर हो गया। तो -1 2 करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस का 2, और माइनस का 2 और 14 से फिर 2 से 7 ही कट गया, यहीं पर ही काट लो इसको, या ये सीधे ये 2 से 14 तो यहीं कट गया, ये 2 से, मैंने कहा ना ऊपर की जितने ऊपर वाले हैं उनसे नीचे वाले कुछ भी काट सकते हैं, ठीक है। ये चाहे जिसके साथ ग्रुप बन रहा है, तो 2 इसके साथ 7 बार चले गया, 5 के साथ 1 बार चले गया, तो -1/7, -1/4,
तो 7 और 4 का लॉस ऑफ 28 हो गया इसमें। 7 चौका 28, 4 एकम 4 माइनस के साथ 4 7 28, 7 एकम 7। तो ऊपर -4 और -7 है। तो मैंने बोला तो ये हमेशा इनसे क्या मिलेगा, ये माइनस में जुड़ जाएंगे एक तरफ को। पिछले पूर्णांक वाले में पिछली बार अगर वीडियो अगर आपने जो नहीं देखी है, मैंने 7 और 8 के जो कंबाइंड बनाई थी, तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। वो वीडियो मैंने इंट्रोडक्टरी इसलिए बनाई थी। अभी भी पहले इस लेक्चर को देखने से पहले उस वीडियो को और अच्छी तरह देखें आप, ठीक है। उसका इसी चैप्टर के लिए नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो 7 का कोर्स के लिए नहीं, 8 के लिए बहुत जरूरी था वो। इसमें मैंने जितनी बातें आज, हालांकि मैं फिर भी रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत डिटेल में समझा है। हर चीज़ को हर जगह हर लेक्चर में नहीं बताया जाता है, ऐसे तो कभी कोर्स पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने फिर भी बहुत बार प्रकार की चीज़ें मैंने बताई है उसमें, उसको आप पूरा समझिए, ठीक है। ये जो पूर्णांकों से कैसे जोड़ना घटाना गुणा होता है, क्योंकि बिना उसके हमारे आगे की मैथमेटिक्स सब बेकार है। तो यानी आपको ये बताना नहीं पड़ेगा -4 -7 से सीधे आपने -11। ये मैंने इसलिए बताया कि कहीं पर आपको दिख रहा है तो उसका आप क्या मान रखेंगे, तो सीधे -11 रख देंगे, तो -11/28, ठीक है। यहाँ पर हिंट मैंने दिए हैं। साचरणी अपने होने का, या आप साचरणी गुणा के लिए भी होता है। अगर इनको 2 गुणा 3 गुणा 5 करेंगे तो 2 3 6 पंजे 30, ठीक है। एक बार मतलब इसका मतलब है पहले कोई 2 को जोड़ा, तीसरे को जोड़ दो, या उन दोनों की जोड़ी बना दो, तीसरे को जोड़ दो, ठीक है। और ये इनमें से अगर कुछ 2 प्लस के 1 माइनस के, उस पर नियम लगता है। यानी कोई ये प्लस, इन दोनों का अंतर है, इसमें इसको जोड़ रहे हैं। अब इसका मान इन दोनों को जोड़ दिया फिर घटा दिया, या इसमें इसको घटा दिया, पहले घटा दिया फिर जोड़ वाले को पीछे जोड़ दिया, मतलब घुमा 5 में पहले 2 को घटा दिया फिर 3 को जोड़ दिया, तब भी देखो आपका 6 आना है। 5 में 3 और 2 का अंतर करके जो आ रहा है उसको कर देना, फिर भी वही आना है। 5 में 3 को जोड़ दिया फिर घटा दिया, वो भी वही आना है। तो इस प्रकार यानी एक तरह से आगे पीछे हो गए। ये साचरण नियम है, ऐसे गुणा के लिए भी होता है बच्चों, ठीक है। गुणा में 2 गुणा 3 गुणा 5 करो तो 30 आना ही आना है। 2 को 3 से पहले कर लो 6, फिर पंजे 30 कर लो, उतना आना है। 2 को पहले अलग कर लो, 3 और 5 को 15 कर लो, फिर उतना आना है। और ये तो मैं एक बात और है, ये तो खाली मैंने उदाहरण आपको ऐसे दे रखे हैं 2 3 4 5, ये हैं तो परिमेय ये भी, लेकिन ये पूर्ण वाले परिमेय हैं, पूर्णांक वाले परिमेय। तो ये इसका हम अगर परिमेय के लिए अगर इन नियमों को पढ़ रहे हैं, तो अगर बाय द वे भिन्न वाले परिमेय होते 2/3 3/4, उनके लिए भी ये नियम लगता है। लेकिन नियम समझने के लिए आसान उदाहरण हम लेते हैं, तो इसलिए हमने आपको इनसे समझाया है। तभी देखा हमने यहाँ पर नियम तो हमने आपको ये 2 और 3 इनके लिए पढ़ा रखा है, लेकिन कॉमन तो हम ये बट्टे वाले में ले रहे हैं। यानी और बट्टे वाला जहाँ पर बट्टे की संख्या आ गई मतलब परिमेय संख्या आ गई। यानी परिमेय संख्या बट्टे के रूप में होती है ना, बट्टे के रूप में होती हैं नहीं कहेंगे, बट्टे के रूप में या तो होती हैं या अगर नहीं होती है तो उन्हें लिख सकते हैं। जैसे क्या होती है परिमेय संख्या, यदि खुद ही 2/3 3/4 टाइप के हों, या अगर परिमेय संख्या बट्टे के रूप में अगर नहीं है, तो अगर 1 2 3 4 5 गिनती -1 -2, यानी जो अभी तक आपने पूर्णांक संख्याएं पढ़ी है, अभी तक प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक संख्या पढ़ी, वो सब परिमेय बन सकती हैं। उन सबको बट्टा 1 लगा के हम परिमेय बना सकते हैं। यानी परिमेय में कौन कौन संख्या आ गई, जो अभी तक के प्राकृतिक बनी वो भी परिमेय में आई, जो अभी तक पूर्ण पड़ी है वो भी परिमेय में आई, जो अब तक पूर्णांक पड़ी हुई परिमेय में आई। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा संख्या है, क्योंकि ये जो 2/3 -2/3 ये प्राकृतिक वाले में थोड़ी आती हैं, पूर्ण में थोड़ी आती हैं। ये तो बट्टे हैं ना, ये तो पूर्ण भाग नहीं है ना, ये तो अपूर्ण संख्या है ना। तो यानी ये एक्स्ट्रा संख्या, यानी वो तो है ही पूर्ण परिमेय में, उनके अलावा कोई इस टाइप की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों ये आपने सीख के जाना है, फिर इसका आगे 9th और 10th में फिर यूज है। तो कम से कम आप इतनी नॉलेज लेके जाएंगे तो आगे आपको फिर उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप परिमेय संख्या को समझ लीजिए, फिर अगले टर्न से हम इसके फटाफट इनके प्रश्नों को हल करेंगे, और परिमेय संख्याओं में कुछ और विशेष प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टी को जानेंगे। इस वीडियो से पहले उस पहली वाली जो वीडियो थी उसको एक बार पहले अच्छी तरह देखना, फिर इससे देखें, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।